Hello everyone. So we did the unit 1 in the last lecture. Now we'll start with the second unit of solid state physics. Okay? The second unit that we'll do is from the book R. Chand. Okay, this is the soft copy of the book. Now the first topic of unit 2 is crystal planes and Miller indices. This is very important topic from your examination's point of view. Crystal planes and Miller indices. ये लेक्चर जो है 2 क्लासेस में खत्म होगा, ठीक है, एक आज और एक कल. और ये मत सोचना अगर आज ये लेक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं होता तो घबराने की जरूरत नहीं है. जब मैं कल इसको कंटिन्यू कराऊंगी तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, थोड़ा सा न्यू टॉपिक है. यूनिट 1 जो है वो तो ऑलमोस्ट तुम्हारा रिपीटेटिव था. ये जो यूनिट 2 है इसका जो मिलर इंडिसेस टॉपिक है ये कंप्लीटली न्यू टॉपिक है तुम लोगों के लिए, बट मुश्किल नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लगेगा, पर जैसे जैसे ये टॉपिक फिनिश होगा ये तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा. व्हाट आर क्रिस्टल प्लेन्स एंड व्हाट आर मिलर इंडिसेस. ठीक है, तो इतना पैनिक होने की, इतना घबराने की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहली चीज, मिलर इंडिसेस होता क्या है, ये डेफिनेशन लिख सकते हो अपनी बुक में, सब नोट कर लेना. Miller indices is defined as a set of three integers specifying the orientation of lattice planes with respect to crystallographic axis. ठीक है, लास्ट क्लास नहीं, यूनिट 1 में मैंने बताया था, ये टर्म मैंने इंट्रोड्यूस करी थी, क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस. क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस क्या है? सपोज ये मैंने एक यूनिट सेल बनाया विच इज पैरेललोपिपेड इन 3 डायमेंशंस, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ओरिजिन. तो हमारे पास 3 एक्सिस है, OX, OY एंड OZ. ये जो 3 एक्सिस हैं OX, OY एंड OZ, these are known as crystallographic axis. OX, OY, OZ are known as the crystallographic axis. मिलर इंडिसेस क्या है? ये एक सेट ऑफ 3 इंटीजर्स है. इनको हम ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर HKL, कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं, ब्रैकेट के अंदर HKL. इनको हम कहते हैं मिलर इंडिसेस. ठीक है, तो दे आर द सेट ऑफ 3 इंटीजर्स व्हिच आर HKL स्पेसिफाइंग द ओरिएंटेशन ऑफ लैटिस प्लेन्स विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस. तो मिलर इंडिसेस जो हैं, जिनको हम नोटेशन दे रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, set of 3 integers HKL are integers. ठीक है, they cannot be fraction, they are integers. जो हम ये दे रहे हैं ब्रैकेटेड टर्म, ये हम क्यों दे रहे हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो HKL है ये रिप्रेजेंट कर रहा है द ओरिएंटेशन ऑफ लैटिस प्लेन्स विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस. देखो हमारे पास ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर, ये यूनिट सेल को जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे इन 3 डायमेंशंस, हमारे पास कंप्लीट लैटिस या क्रिस्टल आ जाएगा. ठीक है, अब क्या है, ये जो हमारा लैटिस है या यूनिट सेल है, इसमें बहुत सारे प्लेन्स हैं. ठीक है, जो ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल होंगे. जैसे ये एक प्लेन है जो मैंने मार्क किया. ठीक है, एक प्लेन हमारा ये हो गया. ठीक है, एक प्लेन हमारा ये हो गया. अब मैं बोल रही हूँ ये वाला प्लेन है. अब ये प्लेन की क्या है? सपोज अगर मैं बोल रही हूँ हमारा प्लेन है 1, 0, 0, ये मिलर इंडिसेस है. ठीक है, HKL. हर एक प्लेन का एक नाम है. ठीक है, जैसे मेरा नाम कुछ है, तुम्हारा नाम कुछ है, तो हर एक ह्यूमन बीइंग को जो है हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको अपनी एक इंडिविजुअल पहचान देकर जो दिया है विद द हेल्प ऑफ नेम. तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट प्लेन्स हैं, इनको भी एक नाम दिया गया है ताकि हम इन प्लेन्स को डिस्टिंग्विश कर सके. तो वो जो प्लेन का नाम है वो मिलर इंडिसेस है. तो मिलर इंडिसेस, दे आर द सेट ऑफ 3 integers specifying the orientation of lattice planes with respect to crystallographic axis. हर एक प्लेन को जो हम नाम देते हैं वो नाम मिलर इंडिसेस है. ठीक है, अगर मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हर एक प्लेन का नॉमेनक्लेचर जो है वो मिलर इंडिसेस जो है वो बता रहा है. अब इन प्लेन्स को ये नाम हम कैसे देते हैं ये मैं बाद में बताऊंगी. जैसे जो मेरा ये वाला प्लेन है ना, दिस वन, इस प्लेन का नाम है 001 प्लेन.
0 0 1 प्लेन, h 0 है, k 0 है, l 1 है। h 0 का मतलब क्या है, इस प्लेन का जो x जो भी प्लेन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ये x एक्सिस के यहां से हम h के l से हम क्या निकाल सकते हैं, h के l से हम इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं प्लेन के, कि जो प्लेन है वो यूनिट सेल को या किसी भी लैटिस को एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, जेड एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। अगर हमें ये मिल गया तो हम उसको ज्वाइन करके जो है प्लेन बना लेंगे। तो हम मिलर इंडिसेस से प्लेन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और हम प्लेन से मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें पैरेलल चलती हैं। तो ये h हमारा 0 है, k 0 है, l 1 है। जब h 0 है, जब हम इनके इंटरसेप्ट निकालते हैं तो हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, देखिए यहाँ मैंने लिख भी रखा है, 0 का रेसिप्रोकल हो गया इन्फिनिटी, दूसरा भी 0 है, इसका रेसिप्रोकल हो गया इन्फिनिटी, 1 का रेसिप्रोकल हुआ 1। मतलब ये एक ऐसा प्लेन है, ये एक ऐसा प्लेन है जो एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को इन्फिनिटी पे कट कर रहा है और जेड एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पे कट करने का क्या मतलब है, ये सबको पता है, कोई भी प्लेन कोई भी लाइन अगर किसी को मीट करती है एट इन्फिनिटी तो वी से दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये एक ऐसा प्लेन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है और जेड को 1 पे कट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, तो एक ऐसा प्लेन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। कौन कौन से प्लेन है, ये प्लेन देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और वाई एक्सिस के भी पैरेलल है। ठीक है, ये सिंगल प्लेन एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है ना ये, और वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और जेड एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 1 पे। अगर मैं कहती हूँ सपोज दिस यूनिट सेल इज अ क्यूब ऑफ लेंथ 1, जो हर एक साइड है उसकी लेंथ 1 है, तो ये जेड एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा, जेड एक्सिस को 1 पे। इफ आई एम कंसीडरिंग ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, दिस इज अ यूनिट क्यूब। इसकी जो लेंथ है, जो डायमेंशंस है वो यूनिट है, यूनिटी है, 1 है। तो जेड एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, तो कौन सा प्लेन आ गया, ये वाला प्लेन आ गया जो एक्स के पैरेलल है, वाई के पैरेलल है और एक्स को जेड को 1 पे कट कर रहा है। सो इसको तुम ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो दैट दिस प्लेन इज द 0 0 1 प्लेन। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत सारे प्लेन्स कंस्ट्रक्ट करेंगे मिलर इंडिसेस की हेल्प से, और प्लेन्स की हेल्प से मिलर इंडिसेस भी निकालेंगे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर अभी भी है कुछ डाउट तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए तुम्हें, मिलर इंडिसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें ये भी पता चल गया लैटिस प्लेन्स क्या होते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल में जो लैटिस प्लेन है वो 2 डायमेंशनल होगा, और 2 डायमेंशन में जो लैटिस प्लेन है वो 1 डायमेंशनल होगा, दैट मीन्स वो एक लाइन होगी। जैसे ये फिगर 2.1 है, ये 2 डायमेंशनल लैटिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर एक लैटिस पॉइंट को ज्वाइन कर करके वी कैन कंस्ट्रक्ट लाइन। तो दीज लाइंस आर द क्रिस्टल प्लेन्स और द लैटिस प्लेन्स इन 2 dimensions. So the lattice points forming a space lattice or a lattice may be considered as occupying various sets of parallel planes. ये सारे planes parallel है ना एक दूसरे के, so it can have various sets of parallel planes. The line shown in this figure will appear as a plane when geometry is extended to 3 dimensions. जो मैंने बताया 2 डायमेंशन में तो क्रिस्टल प्लेन को एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और 3 डायमेंशन में ये एक प्लेन होगा विच इज ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल। ठीक है, और कोई भी अगर प्लेन है वो प्लेन कब बनेगा, प्रोवाइडेड द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर 3 डायमेंशन में जो तीनों पॉइंट्स हैं, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को, अगर ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो प्लेन बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए एक्स वाई और जेड जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो। So the position and orientation of a crystal plane are found by any 3 points in the plane, provided the points are not collinear. Points जो है वो non collinear होने चाहिए, जो x एक्सिस पे कट कर रहा है एक वो पॉइंट, वो इंटरसेक्ट
जो y एक्सिस पे कट कर रहा है वो इंटरसेप्ट और जो z एक्सिस को कट कर रहा है वो इंटरसेप्ट, दे शुड बी नॉन कोलिनियर टू हैव अ क्रिस्टल प्लेन। और उसकी जो पोजीशन है या उसका जो नेम नॉमेनक्लेचर है वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तुम्हें इतना पता होना चाहिए, व्हाट आर मिलर इंडिसेस एंड व्हाट आर क्रिस्टल प्लेन्स एंड द पॉइंट्स व्हिच आर फॉर्मिंग द क्रिस्टल प्लेन्स, these 3 points they should be non collinear, ये पता होना चाहिए अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड द मिलर इंडिसेस। It is more useful for crystal structure analysis to specify the orientation of a plane by another set of 3 numbers called mirror indices, which are determined by the following rules. The rules to find the Miller indices. अब ये next topic है which is important कि Miller indices क्या होता है, crystal planes क्या होते हैं। अब उन क्रिस्टल प्लेन्स को हमें कुछ नाम देना है, तो वो हम नाम देते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेट ऑफ 3 नंबर्स जिनको हम मिलर इंडिसेस कहते हैं। अब ये जो सेट ऑफ 3 नंबर्स हैं इनको निकालेंगे कैसे, इनको निकालना आना चाहिए ना। अगर हमारे पास मिलर इंडिसेस गिवन है तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि उस मिलर इंडिसेस से हम प्लेन कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास प्लेन है तो उस प्लेन का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, मतलब उस प्लेन को हम सेट ऑफ 3 नंबर्स से कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे। एग्जाम में आता है व्हाट आर मिलर इंडिसेस, एक्सप्लेन द रूल्स टू फाइंड द मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है सारे रूल्स लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टेक एनी एटम एज द ओरिजिन इन द क्रिस्टल and construct coordinate axis from this atom in the direction of crystal axis A, B and C. These axes can be primitive or can be non-primitive. ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है, ये पूरा लैटिस है, वो लैटिस नहीं दिखाया इन्होंने, सिर्फ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस दिखा दिया OX, OY, OZ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे ये मैंने बनाया एक यूनिट सेल। ठीक है, अब इस यूनिट सेल में टेक एनी एटम एज द ओरिजिन, हमने इस एटम को, इस लैटिस पॉइंट को हमने ओरिजिन ले लिया। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्ट 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्रॉम दिस एटम इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल एक्सिस A, B एंड C। ठीक है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव भी। ये क्या होता है, A वेक्टर होता है, ये B वेक्टर होता है, ये C वेक्टर होता है। ठीक है, सो अगर ये ओरिजिन है O तो ये OX हो गया, OY, OZ, दे आर रिप्रेजेंटिंग द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, हमने एक एटम को ओरिजिन लेके 3 एक्सिस बना दिए इन द डायरेक्शन ऑफ A, B एंड C। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, चूज वन प्लेन ऑफ द सेट ऑफ इंटरसेप्ट्स एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस in terms of lattice constant such that x is equal to n1a, y is equal to n2b, z is equal to n3c। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे इन्होंने एक्स वाई जेड नाम दिया है। एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पर्टिकुलर लैटिस प्लेन है जिसका हमें मिलर इंडिसेस निकालना है, वो लैटिस प्लेन एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, जेड एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। सो दीज एक्स वाई एंड जेड यहाँ पर जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग द इंटरसेप्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर लैटिस प्लेन जिसके मिलर इंडिसेस हमको निकालने हैं। तो लेट्स से जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट n1a, y को कट कर रहा है एट n2b, z को कट कर रहा है एट n3c। अगर मैं ये लेती कि ये जो कंप्लीट लेंथ है ये a है, दिस कंप्लीट लेंथ इज b, दिस कंप्लीट लेंथ इज c। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको यूनिट क्यूब नहीं लिया, यूनिट क्यूब लेती तो ये 1 होता। अब x एक्सिस को कट कर रहा है n1a पे, अगर n1 1 होता तो x क्या हो गया, a हो गया, मतलब x एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, और y एक्सिस को कट कर रहा है, लेट्स से n2 भी 1 है, n3 भी 1 है, तो y एक्सिस को कट कर रहा है b पे, मतलब यहाँ पर, और z एक्सिस में उसको भी कट कर रहा है एट c, अगर n3 1 है। तो मैं इन तीनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास ये एक क्रिस्टल प्लेन आ गया।
ठीक है, अगर मैं n1 n2 n3 को 1 लेती तो ये क्रिस्टल प्लेन होता। हमें नहीं पता, n1 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर होगा। ठीक है, अच्छा, मिलर इंडिसेस जो है वो इंटीजर्स होते हैं। ये जो इंटरसेप्ट है ये 1/2 भी हो सकता है n1। n1 अगर 1/2 है मतलब प्लेन जो है वो x एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, 1/3 है तो यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट्स जो हैं उनमें n1 n2 n3 जो है इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट कैन बी 0, इट कैन बी इंफिनिटी, इट कैन बी 1, इट कैन बी फ्रैक्शन। ठीक है, अगर इंटरसेप्ट इंफिनिटी हुआ तो मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इंटरसेप्ट जो है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है अदर देन 0, क्योंकि अगर मिलर इंडिसेस, अगर इंटरसेप्ट 0 हो गया तो मिलर इंडिसेस जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा, वो नहीं होगा। कहीं तो कट करेगा ना उसको, या तो उसके पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल होगा तो मतलब इंफिनिटी पे कट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 0 होगा तो मतलब वो तो ओरिजिन पे ही रह गया। समझे? तो सबसे पहली चीज क्या है, हम एक एटम को ओरिजिन लेंगे और वहां से हम 3 क्रिस्टल एक्सिस जो है वो ड्रॉ करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड सी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम उसके बाद कोई प्लेन लेंगे, जिस प्लेन के हमें मिलर इंडिसेस निकालने हैं, और फिर हम देखेंगे कि ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ पर, और जेड एक्सिस को कहाँ पर। अभी हमें कुछ नहीं पता n1 क्या है, n2 क्या है, n3 क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं पता, बस हमें ये पता है कि ये एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस को n1 a पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को n2 b पे कट कर रहा है, जेड एक्सिस को n3 c पर। अब इसके मिरर इंडिसेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a के साथ n1 मल्टीप्लाइड है, b के साथ n2 मल्टीप्लाइड है, c के साथ n3 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का रेसिप्रोकल लेंगे and reduce them into smallest 3 integers by multiplying with their lowest common denominator। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको पैरेंथेसिस में रखेंगे, इसको करेक्ट कर लो, कॉमा नहीं आएगा, पैरेंथेसिस में रखेंगे एज HKL and they are called the Miller indices of that plane। और ये जो मिलर इंडिसेस हैं, दे कैन डिनोट अ सिंगल प्लेन और अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। क्यों डिनोट करता है सिंगल या सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ये मैं अभी बताऊंगी जस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो मैं क्या, ये हमने इंटरसेप्ट ले लिए, अब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। ये तुम्हें ऐसे ही लिखना है एज इट इज एग्जाम में। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल के साथ शो कर देना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेना, सपोज n1 जो है वो भी 1 है, n2 जो है वो भी 1 है, और n3 जो है वो भी 1 है। तो हमारे पास ये एक ऐसा प्लेन है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है a पर, ठीक है, y एक्सिस को कट कर रहा है b पर, और z एक्सिस को कट कर रहा है c पर। ठीक है, अब n1 n2 n3 का हमें क्या लेना है, रेसिप्रोकल। n1 n2 n3 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। अब ये तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट सेट ऑफ 3 इंटीजर्स है, इनको और क्या स्मॉल करेंगे, तो इंक्लोज देम इन ब्रैकेट। तो हमारे पास ये मिलर इंडिसेस हो गए 1 1 1। मतलब ये जो प्लेन मैं तुमको बता रही थी, दिस प्लेन इज नथिंग बट दी 1 1 1 प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या है, 1 1 1। ये इसके मिलर इंडिसेस हैं। एक्स एक्सिस को ए पे कट किया, वाई एक्सिस को बी पर, जेड एक्सिस को 1 सी पर, फिर हमने इनको ज्वाइन किया, हमारे पास ये प्लेन आ गया, और इस प्लेन का जो नाम है वो है 1 1 1 लैटिस प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है ना, एक और चीज, इफ एन इंटरसेप्ट इज एट इंफिनिटी। अब ये देखो, अगर हमारे पास एक ऐसा प्लेन है, जैसे मैंने ये प्लेन बताया था ना, अब इसके इंटरसेप्ट अगर तुम्हें निकालने हैं तो इसके इंटरसेप्ट तुम देखोगे ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा, तो इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे, इंफिनिटी। वाई के भी पैरेलल है, कहीं कट ही नहीं कर रहा वाई को, तो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, इंफिनिटी पे। जेड एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, अगर n3 1 है तो जेड एक्सिस को ये सी पे कट कर रहा है, ये इसके इंटरसेप्ट हैं। ठीक है, तो अगर कोई इंटरसेप्ट इंफिनिटी पे है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है कोई प्लेन, मतलब उसका इंटरसेप्ट इंफिनिटी है,
तो उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स मतलब h जो है वो 0 होगा। h क्या रिप्रेजेंट करता है? h इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है उस इंटरसेप्ट के लिए जो x एक्सिस को कट कर रहा है, वो इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है उस इंटरसेप्ट के लिए जो y एक्सिस को कट कर रहा है, और l उसके लिए है जो z एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, और वो कैसे निकलेगा? इंटरसेप्ट अगर पता है तो h के l कैसे निकलेंगे? बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दीज इंटरसेप्ट्स। अगर 1 1 1 है तो बहुत ही सिंपल हो गया ये। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्या एग्जांपल लिया इन्होंने? सपोज हमारे पास एक क्रिस्टल प्लेन है जो x एक्सिस को 3a पे कट कर रहा है, y एक्सिस को 2b पे कट कर रहा है और z एक्सिस को 2c पे कट कर रहा है। तो n1 क्या हो गया? 3, n2 क्या हो गया? 2, n3 क्या हो गया? 2। अब हमें इस प्लेन का मिलर इंडिसेस निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? टेक दी रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या? 1/3, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, again 2 का reciprocal 1/2. Now what is the next step? Reduce them into smallest set of 3 integers by multiplying with their LCM. 3, 2 और 2 का LCM क्या होगा? 6। तो इन सबको 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 into 1/3 क्या होगा? 2। 6 into 1/2 क्या होगा? 3। 6 into 1/2 क्या होगा? 3। तो ये जो प्लेन है इसका नाम है 2 3 3 प्लेन। ठीक है, कैसे निकाला? हमने जो n1 n2 n3 है उनका रेसिप्रोकल लिया, फिर उसको स्मॉलेस्ट सेट ऑफ 3 इंटीजर्स में हमें कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? पहले जो हमारे पास रेसिप्रोकल्स आए इंटरसेप्ट के उनका एलसीएम लेंगे, फिर उस एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको पैरेंथेसिस में इंक्लोज करेंगे एंड दे आर नाउ रिप्रेजेंटिंग द मिलर इंडिसेस। आई होप ये क्लियर है। और ये जो प्लेन है ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रखा है। एक्स एक्सिस को 3a पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को 2b पे, जेड एक्सिस को 2c पर। तो हमारे पास जो प्लेन है वो ये प्लेन आ गया। अगर n1 n2 n3 1 होते तो x को a पर कट करता, y को b पर और z को c पर। तो हमारे पास ये वाला प्लेन क्या है? दिस इज 1 1 1 प्लेन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर यही चीज रिपीट हो रही है। इफ इंटरसेप्ट इज एन इंफिनिटी दैट मींस दैट प्लेन इज पैरेलल टू दैट पर्टिकुलर एक्सिस एंड द करस्पॉन्डिंग इंडेक्स टू दैट पर्टिकुलर एक्सिस इज 0। अगर इसका एग्जांपल यहाँ दे रखा है, अगर मेरे पास इंटरसेप्ट है इंफिनिटी 1b और 2c, तो n1 मेरे पास इंफिनिटी हो गया, n2 1 हो गया, n3 जो है वो 2 हो गया। नाउ टेक द रेसिप्रोकल्स 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2। 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो गया, 1/2 इंटू 2 इज 1। अब इसको हमने पैरेंथेसिस में इंक्लोज किया, h is 0, k is 2, l is 1. So this plane is representing the 0 to 1 plane. और इस प्लेन के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो हैं पैरेलल टू x। अब यहाँ पे तुम्हें देख के ही पता चल रहा है h 0 है, मतलब ये वाला प्लेन x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और y को कट कर रहा है b पर, z को कट कर रहा है 2c पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? यहाँ पे एक लाइन लिखी थी दैट ये जो इंडिसेस हैं दे में डिनोट अ सिंगल प्लेन और अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। इसका मतलब क्या है? ये चीज यहाँ फिर से रिपीट हो रही है। These indices may denote a single plane or a set of parallel planes. इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है that we have to reduce them into smallest 3 integers. Smallest 3 integers. Suppose reduce करके अगर मेरे पास आया 2 2 2, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूं, ठीक है, मेरे पास 2 2 2 आया, इसको हम फर्दर जो है और स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, एज 1 1 1। अगर तीनों को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया एक कॉमन नंबर। अगर मेरे पास 3 3 3 है, इसको भी मैं फिर स्मॉलेस्ट सेट ऑफ 3 इंटीजर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ एज 1 1 1। मतलब क्या है? ये जो 1 1 1 प्लेन है ये एक सिंगल प्लेन नहीं डिनोट कर रहा, ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स डिनोट कर रहा है। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 सो ऑन। जैसे 1 0 0 प्लेन है तो 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0। दीज आर दी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। इन सबके मिलर इंडिसेस जो है वो सेम हम लिख सकते हैं एज
100 और यहाँ पर एज 111, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया था ना 111, अगर ये 2 पे कट करता तो ये हो जाता 222, ठीक है। तो फिर 3 पे कट करता, यहाँ पे अगर 3 है सपोज, तो ये हो जाता 333। तो दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। इफ अ प्लेन, नेक्स्ट चीज है, इफ अ प्लेन कट्स एन एक्सिस ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द ओरिजिन। मैंने बताया था ना जो ये इंटरसेप्ट्स हैं, इनके जो साथ में ये जो n1 n2 n3 हैं, ये जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नॉन इंटीजर्स भी हो सकते हैं, और ये इंफिनिटी भी हो सकते हैं। अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है HKL वो भी नेगेटिव होगा, और इट इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग अ माइनस साइन अबव दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। सपोज मेरे पास कोई ऐसा लैटिस प्लेन है जो y एक्सिस को नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है, मतलब जो y एक्सिस है, सपोज उसका इंटरसेप्ट अगर -2 भी है, ठीक है। तो जब हम इसका मिलर इंडिसेस निकालना होगा तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे -1/2, ठीक है। फिर हम इसके x और z हम देखेंगे वो क्या है, फिर इनको स्मॉलेस्ट सेट ऑफ 3 इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो y के करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है k, वो जो है उसके ऊपर हम एक बार साइन लगाएंगे। बार साइन लगते ही हमें पता चल जाएगा कि ये एक ऐसा प्लेन डिनोट कर रहा है जिसका इंटरसेप्ट y एक्सिस के अलोंग नेगेटिव y को कट कर रहा है, पॉजिटिव y को नहीं। H पॉजिटिव है मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव x एक्सिस को कट कर रहा है, L पॉजिटिव है मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव z एक्सिस को कट कर रहा है, K नेगेटिव है मतलब इंटरसेप्ट माइनस y एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज को एक बार फिर से सुन लो। अगर एग्जाम में आता है टू राइट अबाउट क्रिस्टल प्लेन्स एंड मिलर इंडिसेस, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले बताओगे व्हाट आर क्रिस्टल प्लेन्स, ठीक है। देन what are Miller indices? They are set of 3 integers which are used to specify the orientation of lattice planes with respect to crystallographic axis. Next, you can write that these 3 points should be non-collinear. These 3 points should not be linear. They are non-collinear. Yeah, they are not collinear, they are non-collinear. ये बताओगे. Next, how to find the Miller indices? Take one atom as the origin in the crystal and construct 3 coordinate axes in the direction of A, B and C. So this particular lattice plane ka we have to find the Miller indices. Write down their intercepts. Let's say it is cutting x at n1a, y at n2b, z at n2c, where a, b and c are the lattice constants. Lattice constants का मतलब क्या है? They are the length of the edge of the particular parallelepiped. जो x एक्सिस की लेंथ है वो a है, y एक्सिस की लेंथ b है, z एक्सिस की लेंथ c है. Now take the reciprocals of n1, n2, n3 and convert them to the smallest set of 3 integers by multiplying with their LCM. Now the result obtained is enclosed in parentheses and it is known as the Miller indices of that particular plane. और ये जो Miller indices हैं, they can denote a single plane or a set of parallel planes. ये लिखना होगा. उसके बाद कोई भी एक एग्जाम्पल दे देना, ये सेम एग्जाम्पल यही शो कर देना बेशक 3a 2b और 2c का. Next, you have to write if the intercept is at infinity, then the corresponding index will be 0. ये लिखना होगा. और इसका एक एग्जाम्पल दिखाना चाहो तो वो दिखा सकते हो. Next, you have to write if a plane cuts an axis on the negative side of the origin, then the corresponding index is negative and is indicated by placing a minus sign above the index as H, K bar and L. If we suppose that the plane is cutting the y-axis on the negative side, ठीक है. तो यहाँ पर जो है मिलर इंडिसेस खत्म होता है, ठीक है. कितना पार्ट खत्म होता है मिलर इंडिसेस का? कि मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस को हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर लैटिस प्लेन का, ठीक है. ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो मिलर इंडिसेस हैं
इनको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं इन अ पर्टिकुलर लैटिस। हम एक यूनिट सेल बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे मिलर इंडिसेस के। लाइक एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आ ही जाता है मोस्टली कि ड्रॉ 100 प्लेन या ड्रॉ 200 प्लेन। तो हमें ये देखना होगा कि 100 प्लेन या 200 प्लेन अगर हमें दे दिया एग्जाम में, तो हम उसको ड्रॉ कैसे करेंगे एक यूनिट सेल के अंदर, ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये 100 प्लेन है, ये 110, ये 111 है जो मैंने बताया था। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में जो है इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगी। यहाँ पे इन्होंने 3 डायमेंशनल पिक्चर को 2 डायमेंशनल पेज पे बनाया, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, मैं इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द जनरल केस। देखो मिलर इंडिसेस पता चल गए क्या होते हैं। इसके बाद 3 चीजें और होती हैं। वन इज द फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स ये क्या होता है। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन इंडिसेस, ये क्या होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा फैमिली ऑफ डायरेक्शंस, दिस थिंग, ये क्या होता है, दिस इज द फैमिली ऑफ डायरेक्शंस। ये चीजें क्या होती हैं। मिलर इंडिसेस को हम सिंपल पैरेंथेसिस में डिनोट करते हैं एज HKL। ठीक है, फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स को हम करली ब्रैकेट में शो करते हैं। सपोज मैंने ये करली ब्रैकेट में लिखा HK और L, मतलब ये एक फैमिली ऑफ प्लेन्स हैं which are not having the same orientations but are crystallographically equivalent. एग्जाम में अगर आता है what are family of planes, then you have to write this definition that enclosed in this parenthesis curly brackets HKL, this one, they represents family of planes which are not having the same orientation but are crystallographically equivalent. crystallographically equivalent का मतलब क्या है, their DHKL is same. DHKL क्या होता है, इसका पूरा डेरिवेशन है तुम्हारा जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। DHKL सुपरस्क्रिप्ट है, सॉरी सबस्क्रिप्ट है HKL। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्लेन्स। ठीक है, 2 प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग से डिनोट करते हैं, और इसको कैसे निकालेंगे ये हम सब बताएंगे। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होते हैं, ये वो प्लेन्स होते हैं जिनकी ओरिएंटेशंस तो सेम नहीं होती पर इन सबके DHKL सेम होते हैं। DHKL का ना एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे है, एक सेकेंड थोड़ा सा देख लो इसको और समझने में आसानी होगी। इसको हम पूरा डिराइव करेंगे। ठीक है, ये हम पूरा डिराइव करेंगे, इसका ना ये फॉर्मूला निकल के आता है 2.4। ठीक है, अब देखो 2.4 में HKL जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना D इज A अपॉन अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मतलब अगर H मेरा नेगेटिव है या K नेगेटिव है या L नेगेटिव है तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मतलब D की वैल्यू सेम निकल के आएगी, चाहे H नेगेटिव है या सपोज H1 है K0 है L0 है तो भी वैल्यू एक आएगी, और अगर H1 है K0 है L0 है तो भी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अगर मेरे पास HKL 100 है तब भी D की वैल्यू सेम आएगी, 010 है तब भी D की वैल्यू सेम आएगी, 001 है तब भी D की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, 1 बार 00 है तब भी D की वैल्यू सेम आएगी, 1 बार 0 है तब भी D की वैल्यू सेम आएगी, 1 बार है तब भी D की वैल्यू सेम आएगी। मतलब अगर मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट मिलर इंडिसेस हैं, इन सारे मिलर इंडिसेस की DHKL तो सेम है, ये जो D है दिस इज DHKL ओनली, इनका जो DHKL है वो तो सेम है, बट ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्लेन का ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स हैं। तो ये वो वाले प्लेन्स हैं जिनकी ओरिएंटेशन तो डिफरेंट है बट दे आर क्रिस्टलोग्राफिकली इक्विवेलेंट, मतलब इनका DHKL सेम है। तो इनको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ प्लेन्स ऑफ 100। ठीक है, ये जो सारे प्लेन इसके अंदर
ये सारे प्लेन्स आ गए, ठीक है, which are not having the same orientation but are crystallographically equivalent, having the same value of DHKL, which is interplanar spacing. ठीक है, इसका मतलब होता है फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, डायरेक्शन इंडिसेस। जो डायरेक्शन इंडिसेस है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा एच के एल एंड दिस इज इक्वल टू एच ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर। व्हाट इज दिस डायरेक्शन इंडिसेस? इट गिव्स द डायरेक्शन। इसकी डेफिनेशन अगर आती है व्हाट आर डायरेक्शन इंडिसेस, देन यू कैन राइट द स्क्वायर ब्रैकेट एच के एल गिव्स द डायरेक्शन perpendicular to HKL plane in cubic crystals। ये डायरेक्शन बताता है perpendicular to HKL plane। ठीक है, तो पैरेंथेसिस में HKL मिलर इंडिसेस है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर फैमिली ऑफ प्लेन्स है, मतलब उनकी ओरिएंटेशन तो डिफरेंट है पर क्रिस्टलोग्राफिकली इक्विवेलेंट है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू particular plane which is having the Miller indices HKL। मतलब अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रही हूँ 100, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 100 और हमने इसके डायरेक्शन कंस्ट्रक्ट करी, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी डायरेक्शंस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वहां पे क्लियर हो जाएगा। अभी बस इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आज के लिए। ठीक है, तो जब मैं इसकी डायरेक्शन प्लॉट करूंगी तो इसका मतलब ये वो वाला डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जो 100 प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन इंडिसेस। ये क्लियर हो जाएगा जब मैं इसकी प्लॉटिंग समझाऊंगी। नेक्स्ट क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर एंगल ब्रैकेट के अंदर HKL अगर लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ डायरेक्शन। जैसे कर्ली ब्रैकेट HKL रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ प्लेन्स, ऐसे एंगल ब्रैकेट HKL रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ डायरेक्शंस। अगर मैंने एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 1 1 1, इसका मतलब है ये वो सारे डायरेक्शन इंडिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 1 1 1 आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। जैसे 1 1 1 तीनों 1 बार है, एक 1 बार है, एक बार H है, K है, एक बार L है, एक बार H और L है, H और K है, K और L है। They all can be designated as angle bracket 1 1 1. A complete set of equivalent directions of which HKL is a member is expressed by enclosing the direction indices in angle bracket HKL। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं फैमिली ऑफ डायरेक्शंस। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो पता होनी चाहिए। फैमिली ऑफ प्लेन्स का एक एग्जांपल यहाँ पर है जो मैंने अभी बताया भी था। अगर मैं अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर 100 ले रही हूँ, मतलब ये सारे मिलर इंडिसेस रिप्रेजेंट कर रहा है 100 0 0 1 0 0 0 1 1 बार 0 0 0 1 बार 0 एंड 0 0 1 बार। 6 मिलर indices which are having the different orientations, they are representing the different lattice planes but their DHKL is same। ठीक है, तो हमारे पास आज हमने अभी क्या देखा, मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, लैटिस प्लेन्स क्या होते हैं, how we can find the मिलर इंडिसेस if we know the intercepts of the lattice planes। नेक्स्ट हमने देखा अगर इंटरसेप्ट इंफिनिटी पे है तो मिलर इंडिसेस 0 होगा, अगर इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव है तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर हम बार लगा देंगे। उसके बाद हमने देखा फैमिली ऑफ प्लेन्स का मतलब क्या है, डायरेक्शन इंडिसेस का मतलब क्या है, और फैमिली ऑफ डायरेक्शंस जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद एक चीज और है, ये फॉर्मूला। The Miller indices of the phase are given by the numbers HKL such that HKL is equal to 1 upon P is to 1 upon Q is to 1 upon R with the condition that HKL are the smallest possible integer satisfying the above relation। इस रिलेशन को जो है ना थोड़ा याद रखना, ये एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है। ये कैसे यूज होता है इसके एक आधे न्यूमेरिकल्स जो है मैं तुम लोगों को बताऊंगी। ठीक है, एक आधे न्यूमेरिकल्स जो है मैं इनके समझाऊंगी। ये क्या कह रहा है कि H के L की जो रेशियो है H is to K is to L is basically equal to 1 upon P
इसको बस याद रखना, फिर जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी ना तो वहां पे मैं इसको यूज कराऊंगी, तो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा 1/r। ये पी क्यू आर क्या है? दिस पी क्यू आर आर द N1 N2 N3, जो मैंने शुरू में बताया था ना मिलर इंडिसेस को निकालने के लिए, जो N1 N2 N3 है, ये यहाँ पर इन्होंने इसको पी क्यू आर से डिनोट किया है। तो हम N1 N2 N3 का जब रेसिप्रोकल लेते थे हमें क्या मिलता था? HKL मिलता था ना। तो वही है N1 N2 N3, मतलब जब हम पी क्यू आर का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो इसकी जो रेशियो है वो हमें क्या दे रही है? मिलर इंडिसेस। ठीक है, सो H is to K is to L is equal to 1/P is to 1/Q is to 1/R, where P, Q and R जो है, देखो ये इसी तरीके से लिखा है ना, जैसे N1A, N2B और N3C था। दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द इंटरसेप्ट्स ऑफ द क्रिस्टल प्लेन PA, QB एंड RC। तो इनका जो PQR है, जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसकी जो रेशियो है वो रेशियो इक्वल होगी टू द रेशियो ऑफ द मिलर इंडिसेस। ठीक है, एक ये चीज और है इसमें। नेक्स्ट अब क्या है? द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मिलर इंडिसेस। ठीक है, मिलर इंडिसेस के इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये आता है एग्जाम में, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट फीचर क्या है? ऑल इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स हैव सेम इंडेक्स नंबर्स HKL। अगर मेरे पास एक प्लेन है जिसका मिलर इंडिसेस है 1 1 1, तो इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स का क्या मतलब है? नेक्स्ट क्या हो गया? 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, they are equally spaced parallel planes having the same index numbers HKL। ठीक है, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब ये सारे पैरेलल प्लेन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अ प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैज एन इंटरसेप्ट ऑफ इंफिनिटी एंड द इंडेक्स ऑफ 0 फॉर दैट एक्सिस, जो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर इंटरसेप्ट इंफिनिटी है, मिलर इंडिसेस जो है पर्टिकुलर 0 होगा, पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो 0 होगा। नेक्स्ट, मिलर इंडिसेस दे डू नॉट डिफाइन अ पर्टिकुलर प्लेन, डिफाइन अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ये मैंने बता दिया, 1 1 1 प्लेन के अंदर सारे प्लेन्स आ जाते हैं, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5 एंड सो ऑन। It is only the ratio of the indices which is of importance, that is 4 2 2 plane is same as that of 2 1 1 plane। ये दोनों पैरेलल हैं दूसरे के। 2 1 4 2 2 को अगर मैं स्मॉलेस्ट सेट ऑफ 3 इंटीजर्स में कन्वर्ट करूंगी तो इट विल बिकम 2 1 1। तो 2 1 1 प्लेन जो है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स 2 1 1, 4 2 2 एंड सो ऑन। Next, a plane passing through the origin in terms of a parallel plane having non-zero intercept. A plane passing through the origin is defined in terms of a parallel plane having non-zero intercepts. कोई अगर ऐसा प्लेन है हमारे पास जो 0 से पास हो रहा है, 0 से पास होने का मतलब क्या है? वो इंटरसेप्ट जो है, उस पर्टिकुलर प्लेन का एक इंटरसेप्ट जो है ओरिजिन को कट कर रहा है। ठीक है, अगर ओरिजिन को कट करेगा तो मतलब N1 N2 N3 में से एक चीज जो है वो 0 हो गई, तो इसका मतलब बाकी चीजें जो है वो नॉन जीरो इंटरसेप्ट होने चाहिए। अगर बाकी भी 0 हो गए फिर प्लेन नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने शुरू में जब बताया था N1 N2 N3 के बारे में, तो मैंने क्या बोला था? N1 N2 N3 नेगेटिव हो सकते हैं, इंफिनिटी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, बट 0 नहीं। क्यों? अगर 0 हो गया तो क्या होगा हमारे पास? तो वो प्लेन नहीं बनेगा ना। पॉइंट्स जो है दे शुड बी नॉन कोलिनियर। ओहो, 1 सेकेंड। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि 0 हो सकता है, इसका मतलब क्या है? सपोज मेरे पास एक ये वाला प्लेन है जो यहाँ से जा रहा है 0 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्लेन है ये इस तरीके से बनेगा कि जो बाकी दो इंटरसेप्ट्स हैं, बाकी जो दो इंटरसेप्ट्स हैं वो हमारे नॉन जीरो। सपोज एक यहाँ है, तो हमारे पास ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, मतलब ये प्लेन एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को 1 पे, पर जेड को 0 पे कट कर रहा है।
A plane passing through the origin is defined in terms of a parallel plane having non-zero intercepts. Next, no commas are used between the indices of a single digit. अगर single digit indices है HKL तो कोई comma नहीं लगेगा, bracketed term में लिखेंगे HKL. But in case अगर Miller indices double digit के हों, like 10, 11, 12, 13, तो उस केस में हमें comma लगाना जरूरी है. This is the example. ठीक है? Next, अगर हमारे मिलर इंडिसेस नोटेशंस जो हैं दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स. जब मैंने 3 डायमेंशनल ब्रवाइल लैटिसेस कराए थे तो उसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बताए थे, जिसमें से एक क्रिस्टल सिस्टम था क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. मिलर इंडेक्स नोटेशन जो है इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. उस पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम के लिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए यूजफुल होता है. दूसरी चीज ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है. अगर मेरे पास दो डायरेक्शंस हैं u1 v1 w1 u2 v2 w2, ये जो u1 v1 w1 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है जो परपेंडिकुलर है u1 v1 w1 प्लेन के, और दूसरा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जो परपेंडिकुलर है u2 v2 w2 प्लेन के. ठीक है, तो उन दोनों डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल है थीटा उसको हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन. फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है. अगर cos थीटा निकल गया तो थीटा निकल जाएगा cos इनवर्स ऑफ दिस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, ये एग्जांपल जो है इसका हम एक न्यूमेरिकल जो है करेंगे. नेक्स्ट जो मिलर, ये जो डिस्टेंस है DHKL इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और ये जो बी पॉइंट है ये रह गया. ये क्या कह रहा है? द नॉर्मल टू द प्लेन विद इंडेक्स नंबर HKL इज द डायरेक्शन HKL. HKL प्लेन के जो परपेंडिकुलर हम डायरेक्शन प्लॉट करते हैं, जो नॉर्मल है HKL प्लेन के, वो जो नॉर्मल है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन इंडिसेस विच इज इन स्क्वायर ब्रैकेट HKL. ठीक है, और अगर हमें दो डायरेक्शन इंडिसेस पता है और अगर हमें उन दोनों डायरेक्शन इंडिसेस के बीच में एंगल निकालना है, देन वी कैन फाइंड दैट एंगल यूजिंग द इक्वेशन 2.1 आएगा 13. We can find that expression, we can find that angle using the expression 2.1. ठीक है, और ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है where A is representing the length of the edge of the cube. That means whenever A C equal to let's say A, ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ये डेरिवेशन हम करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? दिस डेरिवेशन, ये डेरिवेशन ये हम बाद में करेंगे. अब यहाँ पर हमारा मिलर इंडिसेस खत्म हुआ. ठीक है, क्या देखा हमने? मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, क्रिस्टल प्लेन्स क्या है, हाउ टू फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ अ पर्टिकुलर लैटिस प्लेन. ठीक है, फिर उसके बाद फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होते हैं, डायरेक्शन इंडिसेस क्या होती है, फैमिली ऑफ डायरेक्शंस क्या होती हैं. फिर हमने एक फॉर्मूला लिखा H/K/L इज इक्वल टू 1/P/1/Q/1/R. फिर हमने नोट डाउन करे द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द मिलर इंडिसेस. ये सब एग्जाम में आता है, जैसे जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से एग्जाम में लिखना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब और क्या है, एग्जाम में मिलर इंडिसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, स्केचिंग ऑफ प्लेन्स, कि ड्रॉ 100 प्लेन, ड्रॉ 200 प्लेन, ड्रॉ 111 प्लेन, ड्रॉ 112 प्लेन, कुछ भी आ सकता है. तो ये स्केचिंग तुम्हें आनी चाहिए और ये तुम्हें किसी भी बुक में नहीं मिलेगी ढंग से. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले स्केचिंग ऑफ प्लेन्स, स्केचिंग ऑफ डायरेक्शन इंडिसेस भी बताऊंगी. डायरेक्शन इंडिसेस को कैसे स्केच करते हैं ये भी आ जाता है. प्लेन्स को स्केच करना, डायरेक्शन इंडिसेस को स्केच करना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी. ठीक है.